ऑल अबाउट सिविल सर्विसेज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आरओ के पेपर को सॉल्व करने की एक सीरीज में है। वीडियो है, तो इसमें हम नेक्स्ट और लास्ट के 50 सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 151वां सवाल। सवाल है ओडी ऑल्टरेम पॉर्टेम लैटिन भाषा का एक वाक्य है, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका सही अर्थ है दूसरे के पक्ष को भी सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द मालाफाइड का क्या अर्थ है? अगर आप मालाफाइड को देखेंगे तो मालाफाइड का मतलब होता है दुर्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इप्सो फैक्टो का क्या अर्थ होता है? तो इप्सो फैक्टो का जो सही मीनिंग है वो है ये एक इंग्लिश की, अगर मैं इस वाक्य को इंग्लिश में डिफाइन करूं तो इसका जो सही अर्थ होता है बाय द फैक्ट इटसेल्फ, इसका एक सही अर्थ होता है। परंतु वो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है कि के स्थान पर स्वयं ही एक ही स्रोत के आधार पर। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान का सर्वप्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो हमें पता है कि 1951 में ही 50 में बन के तैयार हो रहा है, लागू हो रहा है। और 1951 में ही पहला संविधान संशोधन किया गया, 9वीं अनुसूची को डाला गया, कुछ अधिनियमों का भी अधिनियम के मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रुपयों के बदले में दे दिया। आपको पता है कि जो है 65 का जो 1765 का जो 64 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, 65 में जो इलाहाबाद की संधि हुई, उसमें ये सब कुछ दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम से एक तरीके का एक एग्रीमेंट किया कि 26 लाख सालाना आपको दिए जाएंगे और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। तो इसका सही आंसर हो जाता है 26 लाख। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस की किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित की गई थी? तो वो योजना थी न्यायिक योजना 1787। भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था किस चार्टर के द्वारा? प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था तो ऐसा है 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में जो है अनाधिकृत प्रवेश करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अतिचार करना। उसे अतिचार कहते हैं जब आप दूसरे की अनुमति के बिना उसकी संपत्ति में घुस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाता है, यानी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाता है तो याचिका। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का विवरण है? ये आप सभी को पता है, भाग 3 अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक दिया गया है, वो सब आपके मूल अधिकारों में सम्मिलित होता है। राष्ट्रीय विधि दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, किसको मनाया जाता है? नवंबर 26 को, यानी 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम अधिनियमित किया गया था किस वर्ष? अधिनियमित किया गया था तो वो किया गया था 1986 में। वर्ष 1986 में बाल श्रम अधिनियम जो है अधिनियमित किया गया था, यानी उसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि की अवज्ञा करना क्या कहलाता है? उसको हमें पता है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, यानी न्यायालय की अवमानना करना होता है। पूछ रहा है कि जो वाराही मंदिर में लगने वाला देवी धुरा मेला है वो कब लगता है? तो वो लगता है रक्षाबंधन के दिन। पूछ रहे हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है, हैबियस कॉर्पस, तो हैबियस कॉर्पस कहते हैं जो व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना, उसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हिंदी में कहा जाता है। तो कई बार आपको इंग्लिश को जो है देवनागरी लिपि में लिख देता है, ये भी एक बात है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट संकल्पना है किसकी है? तो हमें सबको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरण विधि की एक संकल्पना है। विधि का शासन का अर्थ क्या होता है? विधि के शासन का क्या अर्थ होता है? विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, ऐसा विधि का शासन कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का घोषित 8वां नगर निगम है। करंट से रिलेटेड सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि 8वां नगर निगम किसको बनाया गया है? तो 8वां नगर निगम है कोटद्वार को बनाया गया है। ये सवाल पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है। पूछ रहा है ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक, पुस्तकों के लेखक, समाचार पत्रों के लेखक, समाचार पत्र, ये सब इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप उत्तराखंड स्पेशल जब पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़ें। तो इसमें हो जाएगा ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर के पुस्तक के लेखक जो है एच जी वाल्टन इसके लेखक हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है रामनगर विधानसभा क्षेत्र भाग किस में आता है? तो नैनीताल के संसदीय क्षेत्र में रामनगर का विधानसभा क्षेत्र आता है। पूछ रहा है उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी जनपद कौन सा है, यानी इस तरफ का सबसे पूर्वी जनपद कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? पिथौरागढ़। इसी तरीके से आप क्या करेंगे कि पूर्वी को याद कर लेंगे, सेम आप याद कर लेंगे कि पश्चिमी कौन है, सेम याद कर लेंगे कि उत्तरी कौन है, सेम याद कर लेंगे कि दक्षिणी कौन है। ये सब आपको याद रखना है। ऐसा याद कर लेंगे कि वो कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों को टच करता है, कौन सा जिला है जिसमें जो है 2011 में जो है नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया जनसंख्या के मामले में, दो ऐसे जिले हैं। तो ये इस तरीके की चीजें आपको याद रखनी है। ये बहुत पूछे जाने सवाल वाले सवाल है और बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में सार पद्धति संबंधित है, यानी सारी पद्धति संबंधित है, फसल चक्र प्रणाली से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। पूछ रहे हैं गोरखों ने कुमायूं पर अधिकार किया था, किस वर्ष किया था? गोरखों ने कुमायूं जो मंडल है उस पर कब अधिकार अपना स्थापित किया था? उसका सही जवाब है 1790 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। हिमनद दिया है, एक तरफ ग्लेशियर्स आपको दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे निकलने वाली नदियों को मिलान आपको कराना है। आपको पता है सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो सतोपंथ ग्लेशियर से जो है आपकी अलकनंदा नदी निकलती है, इसको याद रखना है। नीलम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? अगर आपको पता है तो ये है गौरी गंगा। खतलिंग ग्लेशियर बहुत बारी पूछा जाता है क्योंकि थोड़ा सा अलग हो जाता है। खतलिंग, सतोपंथ ये ऐसे हैं, चौराबाड़ी। गंगोत्री से कभी नहीं पूछेगा, यमुनोत्री से कभी नहीं पूछेगा, बंदर पूछ नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत कॉमन है। क्योंकि अगर कोई इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ रहा है उसको भी पता है, पर सतोपंथ, खतलिंग, चौराबाड़ी ये उत्तराखंड स्पेशल में आते हैं, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नीलम ग्लेशियर गोरा नदी, तो गौरी गंगा जो है। खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो भिलंगना जो है उससे एक नदी निकलती है। चौराबाड़ी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो मंदाकिनी निकलती है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। 175वां सवाल है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो बहुत फेमस रहे हैं, वो किससे संबंधित? पेशावर कांड के लिए ये कांड किस वर्ष? ऐसा भी पूछा जाता है कि चंद्र सिंह गढ़वाली किससे संबंधित है, पर यहाँ पूछा है कि ये घटना जो है पेशावर कांड की जो घटना है किस वर्ष हुई? तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन था उस टाइम पे, ब्रिटिशों ने कहा कि इन पे गोली चलाओ, तो उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया और उनको जो है फांसी की सजा दी गई उसके बाद। तो ये हो जाएगा 1930 ऐसा वर्ष है जिस टाइम पे पेशावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में औसत जोत का आकार हेक्टेयर में कितना है? तो औसत जोत का आकार उत्तराखंड में जो है 0.89 है, बहुत कम ही है, ज्यादा तो है नहीं कुछ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किन जिलों में जो है नेगेटिव जनसंख्या ग्रोथ देखी गई? वही सवाल जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि नकारात्मक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे देखी गई? तो ये आपका जो है अल्मोड़ा और गढ़वाल जिले में आपको देखी गई। ये सवाल बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कहाँ पे देखी गई? तो गढ़वाल और अल्मोड़ा जिला है जहाँ पे ऋणात्मक वृद्धि देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की जो सीमा है अंतरराष्ट्रीय सीमा से मिलती है? तो ऐसी संख्या जो है वो संख्या है 5। 5 जिलों की संख्या जो है, 5 जिलों की सीमा जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में जो कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर पेटी या पट्टी है में कौन सी जलवायु दशाएं जो है विद्यमान है? तो वहां पे जो है आपको सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण जलवायु आपको वहां पे देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड जनपद का सही आरोही क्रम पूछ रहा है। देखिए ये आपको ध्यान रखना है, कई बार वो डिसेंडिंग ऑर्डर पूछता है, कई बार असेंडिंग ऑर्डर पूछता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना है क्योंकि ऑप्शन दोनों के रहेंगे। तो ये पूछ रहा है आरोही यानी छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत दिया है इसमें। तो आपको पता है कि चंपावत सबसे छोटा है, रुद्रप्रयाग उससे बड़ा है, बागेश्वर उससे बड़ा है। तो इसका सही आरोही क्रम हो जाएगा चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। 180 जो है उसका सही आंसर डी। नेक्स्ट है टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों को के कटान का ठेका किस अधिकारी को दिया गया था? तो ये दिया गया था निकोलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्यूरी शासकों नरेश की राजधानी थी? कत्यूरी शासकों की, कत्यूरी हो गया और प्रमार वंश हो गया, ये बड़े पूछे जाते हैं इनसे सवाल उत्तराखंड में। तो कत्यूरी शासकों नरेश की राजधानी थी जो है वो कार्तिकेयपुर में थी। टिहरी रियासत राज्य का भारतीय संघ में विलय का वर्ष कौन सा है? 1949 में जो है टिहरी रियासत को भारतीय संघ में जो है विलय किया गया था, उसको मिलाया गया था। पूछ रहा है लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित जो भ्रंश यानी फ्रंट लाइन है वो क्या नाम से प्रसिद्ध है?
तो उसका नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट यानी मुख्य सीमा भ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति कौन से मैच कराना है कि कौन सा कहाँ स्थित है। सेंचुरी पल्प एंड पेपर बोर्ड जो है वो लालकुआ में स्थित है, ये सही मिलान है इसका। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स रानीपुर में है, ये भी सही मिलान है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है रानीबाग में, ये भी सही सुमेलित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है कोटद्वार में है, ये भी सही सुमेलित है। इस हिसाब से अगर आप इन ऑप्शंस में देखेंगे तो सही हो जाएगा इसका डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी, किस वर्ष उसकी स्थापना हुई थी। 1767 ईस्वी में जो है, वर्ष 1767 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि कहलाती है, यानी उपजाऊ है पर वो सिंचित नहीं है, उसको क्या कहा जाता है। यहाँ पे उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, उपराऊ डोयम उसका नाम होता है, उपराऊ डोयम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जनपद में झिरोली प्रसिद्ध है, झिरोली किसके लिए प्रसिद्ध है, जो अल्मोड़ा जिले में स्थित है। तो तांबा खनन के लिए, कॉपर के जो है माइनिंग के लिए वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जाति या नस्ल है। देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक आंसर है दो लग रहे हैं, ए और डी, किरात और कोल। तो बहुत लोग कोल को मानते हैं, कई जगह पर दिया भी गया है कि कोल यहाँ की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जनजाति है या जाति है, नस्ल है। और किरात भी बहुत जगह मिला है, तो सही आंसर इसका किरात हो सकता है। ए और डी में कंफ्यूजन है, आप लोग को के हिसाब से क्या सही होना चाहिए कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा के लिए मनोनीत सदस्य संबंधित होता है। तो होता है नहीं, होता था, अभी तो हो गया, ये 2021 से खत्म कर दिया गया। अभी इसका आंसर सी है क्योंकि पेपर पहले बना होगा। तो एंग्लो इंडियन समुदाय का एक सदस्य जो है यहाँ पर जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता था। टोटल यहाँ पे 70 था प्लस 1, उसको जो मनोनीत सदस्य था, तो 71 सीटें यहाँ विधानसभा में होती थी। अभी यहाँ पे जो है ये इस सदस्य को समाप्त कर दिया गया, इसकी सदस्यता अब नहीं है। तो अब कितने सदस्य होते हैं, 70 होते हैं। तो ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है कि भारत में मनोनीत उत्तराखंड विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है। तो उसमें एक ऑप्शन में 0 भी रहेगा, 1 2 3 4 रहेगा। तो आप 0 के साथ जाएंगे क्योंकि अभी उसका कोई यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब रखा गया था। तो 1 अगस्त 2000 को रखा गया था, आपको पता ही है उत्तराखंड के बनने का क्रम था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम पे थे एच डी देवगौड़ा जी, जब उत्तराखंड राज्य की जो घोषणा की गई कि उत्तराखंड एक अलग राज्य होगा उत्तर प्रदेश से हटके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जनपद में बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई। बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई टिहरी गढ़वाल में। किसने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है। क्योंकि संविधान इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसके एक शब्द की इतनी ज्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकती है, तो उसको सिर्फ वकील यानी पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं। आम लोगों के लिए तो आपका संविधान और आपका कोर्ट नहीं है, ऐसा माना जाता था। तो इसके बारे में कहा गया, आइवर जेनिंग्स ने ऐसा बोला कि ये जो है संविधान जो है वकीलों के लिए स्वर्ग है, क्योंकि इसकी व्याख्या वकील ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के मौलिक अधिकार के कौन है और मौलिक उप अधिकार की उप समिति के कौन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उप समिति के जो सदस्य अध्यक्ष हैं वो है सरदार पटेल, अध्यक्ष की बात हो रही है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको जो है नेहरू जी उसके अध्यक्ष मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था। तो ये सुझाव दिया था के एम मुंशी ने। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन थे। सीधा सवाल है, सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे भारत के। पूछ रहे हैं, कुमायूं में चंद वंश का प्रथम शासक, चंद वंश का प्रथम शासक कौन था। तो आपको पता है सोमचंद कुमायूं में चंद वंश के प्रथम शासक रहे हैं। गढ़वाल में प्रमार यानी प्रमार वंश के संस्थापक कौन था। आपको पता है कनकपाल। वही चंद वंश, पत्यूरी वंश, प्रमार वंश, इस तरह के वंश हैं जिसको उत्तराखंड स्पेशल में उत्तराखंड पीसीएस जरूर पूछता है। वर्ष 2011 की भारतीय जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनघनत्व कितना है। इसने यूपी इंडिया का भी पूछा है और उत्तराखंड का भी पूछ रहा है। तो उत्तराखंड का है 189। तो इस तरीके से हमने इन 200 सवालों को 3 वीडियो में अलग अलग कवर किया है। तीनों वीडियो में आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन पे डाउट हो, जिस भी ऑप्शन में आपको लगा हो कि ये हमारे हिसाब से सही नहीं है,
तो आपका स्वागत है। आप कमेंट सेक्शन में उसका आपके अनुसार जो सही जवाब है वो आप लिख के बता सकते हैं, और अगर आप सोर्स भी बताएं तो बहुत अच्छा है, सभी को हेल्प हो जाएगी। तो आई होप कि जितनी जानकारी हमने इसमें से सीखी, बहुत सारी चीजें हमने सीख सकते हैं अगर हम इस पेपर को सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। पहली जानकारी ये हो सकती है कि हमें किस तरीके के सवाल मिल रहे हैं और आगे आने वाले पेपर में किस तरीके के सवाल आने की संभावना है, वो एक आइडिया लग जाता है कि वन लाइनर होगा, फैक्चुअल बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल जाने की जरूरत नहीं है, जो लोग खासतौर से यूपीएससी भी साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं थोड़ा सा, तो वन लाइनर रहने की कोशिश कीजिए कि संविधान समिति में कौन उप समिति का है, मौलिक अधिकार में कौन नीति निदेशक तत्वों को शामिल करने की सिफारिश कर रहा है, कौन पंचायती राज समिति से संबंधित है। इस तरीके की चीजें आप फैक्चुअल रहिए। दूसरा, आप देखिए कि कीवर्ड्स को आपको समझना है कि कहाँ नहीं है, कहाँ है, कौन सा उससे सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस तरीके से आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको आता आता सवाल गलत हो जाता है। एक बात ये है। एक हमें ये देखने को मिलता है कि 200, इसमें चलो 200 सवाल हैं, अगर मैं उत्तराखंड पीसीएस अपर पीसीएस की बात करूं, उसमें 150 सवाल हैं जिसमें भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको रिस्क लेना चाहिए, वही आप 100 सवालों पे करके सिमट ना जाए। 120 130 तक आपको स्कोर करना चाहिए, अच्छा और सेफ स्कोर है, क्योंकि रिस्क लिया जा सकता है। बिल्कुल आपको आपको एकदम से आपने सवाल नहीं देखा उसको आप छोड़ दीजिए, आपने नहीं सुना है और छोड़ नहीं है उसको आप छोड़ दीजिए। बट अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है उसमें, यानी अगर आपको है कि मैं 25 से 30% इसके बारे में जान रहा हूँ, यानी एक ऑप्शन के बारे में जान रहा हूँ, तो आई थिंक रिस्क लेना चाहिए। क्योंकि कट ऑफ आजकल जिस तरीके से ऊपर जा रही है, वो थोड़ा सा एक हो जाता है कि आपको अपनी रणनीति को चेंज करना चाहिए। और हर किसी की रणनीति हर किसी के अपने पर्सनल तरीके से काम करती है। कुछ लोगों की एक्यूरेसी बड़ी हाई होती है, वो जितने सवालों को सोल्व करते हैं, जितने सवालों को आंसर मार्क करते हैं, उनके बहुत ज्यादा सवाल ठीक हो जाते हैं। मतलब अगर आपने 70 किए हैं तो हो सकता है कि 60 से 65 सवाल आपके ठीक हो जाए। तो ऐसे लोगों को ठीक है कि वो कम भी अगर अटेम्प्ट करें तो उनका काम चल जाता है। पर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि एक्यूरेसी ठीक नहीं होती है, तो आई थिंक उन लोगों को ज्यादा रिस्क लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप कट ऑफ के नजदीक पहुंच जाएंगे। किस तरीके से इलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि पहले किसी सवाल का जवाब जो है, आगे आप बढ़ते जाते हैं तो उसी में ही आपको जवाब मिल जाता है। जैसे हमने अभी कुछ देर पहले इसमें देखा था विबल योजना से संबंधित, तो पता चल गया कि 1945 में विबल योजना आ रही है और उसने पहले उसको क्रम से सजाने को दिया था। तो इस तरीके से हम वहां से हेल्प ले सकते हैं। और बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना 100% दीजिए, सी सेट को जरूर सोल्व करके जाइए, कम से कम 2 से 3 पेपर आप जरूर सोल्व करिए, उसको हल्के में मत लीजिए। कई बार आपका जीएस हो जाता है और आपका सी सेट नहीं होता, बहुत दुख होता है, बता भी नहीं पाते हैं किसी को इस तरीके की आपने ब्लंडर मिस्टेक की है। और जितना भी आप हो सकता है उत्तराखंड को, अभी लास्ट टाइम में अभी 2-3 दिन जो बचे हुए हैं आपके लिए, उनमें आप जो है उत्तराखंड स्पेशल को थोड़ा सा एक फाइनल टच दे दीजिए रिवीजन की सेंस में। और करंट अफेयर्स को एक अच्छा सा टच दे दीजिए, और मॉडर्न हिस्ट्री को दे दीजिए, और पॉलिटी को दे दीजिए। अगर आप आधे आधे दिन के हिसाब से भी दे देते हैं तो 2 से 3 दिन में आप इसको अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज बाकी जो आपने लगाया है, फैक्ट्स जो आपने कहीं लिखे हैं, उनको आप देख लीजिए, 2-3 घंटे मैपिंग के बारे में देख लीजिए। वही खासतौर से यूक्रेन के आसपास का हिस्सा, जैसे अभी यूपीपीसीएस का मेंस हुआ है, तो उसमें यूक्रेन से संबंधित वहां पे सवाल पूछे गए। तो हो सकता है कि यहाँ पे ज्योग्राफिकल लोकेशन से संबंधित सवाल आ जाए कि कौन सा वहां पे सी है, कौन सा वहां पे स्टेट है, मलक्का स्टेट क्या है, स्वेज नहर क्या है, फिलीपींस, जैसे इसने इसी में पूछ लिया था कि जापान का उत्तरी सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो काइडू हो जाएगा। मान लो कि वो बीच वाला द्वीप या सबसे बड़ा द्वीप का नाम पूछ रहे तो हंसू हो जाएगा जो है इसका। और अगर वो सबसे दक्षिणतम पूछ रहे तो क्यूशु हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें हैं, तो ये आपको सब तैयार करना है। तो आई होप कि आप सब लोग अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।